बातों को कि कोई बात मानी गई है, जो मुख्य मुद्दे थे उन पर कुछ सहमति बनी है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में हम लगातार चर्चा करें। प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी सुधांशु मित्तल, राजीव रंजन जेडीयू से हैं, साथ ही प्रेम शुक्ला शिवसेना की तरफ से हैं, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार मुंबई में हमारे साथ है, राकेश सिन्हा संघ के जानकार हमारे साथ। प्रदीप जी ने जो सवाल शरद प्रधान ने ब्रेक में जाने के पहले उठाए कि ये सिर्फ टीथिंग प्रॉब्लम्स है, तमाम बड़ी पार्टियां अंत में आकर वही करेंगे जो बीजेपी कह रही या नरेंद्र मोदी जो कहे, क्या ये सच्चाई है या अभी राजनीति कुछ और बदलने वाली? देखिए, क्या होगा आशुतोष जी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन क्या हुआ अब तक इसके आधार पर समझा जा सकता है। 160 सीट लेकर अटल बिहारी वाजपेयी कम्युनल थे 1996 में जी। 180 के ऊपर सीट गई और वो सेकुलर हो गए। 98, 99, 2004 में फिर 137 सीट हो गई, फिर वो कम्युनल हो गए। जो लोग साथ आए थे सब छोड़कर चले गए। तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्या आपके पास शेयर करने के लिए पावर है तो हम साथ हैं, नहीं है तो हम सेकुलर हैं, हम जातिवादी नहीं हैं, हम सांप्रदायिक नहीं हैं। यही जनता दल यूनाइटेड 2002 फरवरी में दंगा हुआ, मई 2004 तक उसी सरकार में शामिल रहा, उसको कोई एतराज नहीं था। तो और चंद्रबाबू नायडू को गिन लीजिए, आप ममता बनर्जी को गिन लीजिए, फारूक अब्दुल्ला को गिन लीजिए, नवीन पटनायक को गिन लीजिए, ये सब लोग तो। बट इनका कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त एनडीए के नेता थे। तो और आज पार्टी ने यह संदेश दे दिया है कि लाल कृष्ण आडवाणी उसका सुनहरा अतीत थे, न वो वर्तमान है न भविष्य है। अगर शिवसेना बीजेपी वहीं खड़ी हुई है तो उसका नतीजा उनको देखिए। जेडीयू तो बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी अगर आपका चेहरा है चुनाव का तो हम आपके साथ नहीं हैं। वो केवल औपचारिकता है उस गठबंधन से बाहर जाने की। शिवसेना अभी दुविधा में फंसी हुई है। अभी आडवाणी जी की पार्टी जिसको छोड़कर आगे निकल गई, शिवसेना अभी आडवाणी जी को पकड़े हुए है। आज नरेंद्र मोदी चेहरा है बीजेपी का, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज बीजेपी में सबसे बड़ा नेता उन्हीं से डील करना पड़ेगा, उन्हीं से डील करना पड़ेगा। क्या राजीव रंजन जी, अब किस बात का इंतजार आप कर रहे हैं? जब डी फैक्टो अनाउंसमेंट हो गया, किस बात का इंतजार है? और क्या जो बात शरद प्रधान जी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं आज आप पोस्टरिंग कर रहे हो और कुछ समय के बाद आपकी राय बदल जाए और आप नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट कर लें? देखिए, शरद प्रधान जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप सिंह जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, लेकिन इनके विश्लेषण से असहमत होने का लोकतांत्रिक अधिकार मुझे है जी। प्रदीप सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कम्युनल कहा, फिर सीटों के बढ़ने के आधार पर उनको सेक्युलर बताया जी। देश जानता है, दुनिया जानती है, एक मॉडरेट चेहरे के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश जानता था और उनकी यही पहचान और उनकी इसी खासियत ने एक प्रीपोल जो बेस था उसको एक्सपैंड कराया, 24 दलों का गठबंधन बनाया, कांग्रेस के खात्मे के लिए एक अवसर बन पाया देश में। आज वो आधार सिमट करके 4 दलों पर आ गया है। और जहां तक शरद प्रधान जी ने कहा कि हम बातें करते हैं, हमने बहुत ही टफ स्टैंड लिया है और धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर राकेश सिन्हा जी के सूडो सेक्युलरिज्म की बात वो जाने, हम धर्मनिरपेक्षता को जिस संदर्भ में जानते हैं उससे 1 इंच हम बाएं से दाएं नहीं होंगे। शरद प्रधान जी, देश बड़ा है, यानी सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, उससे ज्यादा अहम है इस देश की जो एक यानी अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी आगे बढ़ाएगी, राजीव जी इंपॉर्टेंट है, राजीव जी छोटा सवाल, यानी अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी आगे बढ़ाएगी तो जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं रहेगा? आप इसका अर्थ बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट आपको बहुत कुछ सामने दिख रहा है। जो कुछ भी हमारी बैठक में फैसले लिए जाएंगे, इनकी आज के हाल के दिनों की जो भी घटनाएं हैं, जो कार्यवाहियां हैं, जो फैसले हैं, उन सबको हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं और जल्द आपको फैसला करेंगे। प्रेम शुक्ला जी छोटा सा स्पष्टीकरण दे दें हम कि राजीव रंजन जी जो कह रहे हैं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी को कम्युनल नहीं कह रहा हूं। जो धर्मनिरपेक्ष दल आज ये सवाल उठा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि 1996 में उनके साथ कोई नहीं आया, जो 1998 में आए। बिल्कुल कहा, मैंने उसी धारणा को बदला। सर प्रेम शुक्ला जी, क्या बीजेपी की, क्या जो शिवसेना किसी दुविधा के अंदर है? भाई जब स्पष्ट हो गया नरेंद्र मोदी सामने आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना जनता के दिमाग में ना पार्टी के अंदर है, तो अब किस बात का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? क्या क्लैरिफिकेशन सीख कर रहे हैं आप?
नहीं, शिवसेना को कोई दुविधा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन तत्काल शिवसेना की तरफ से किया गया था। शिवसेना का सिर्फ इतना कहना है कि आप हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस व्यक्ति ने आपको 2 से लेकर 182 सीटों का सफर दिखाया है, उसके मार्गदर्शन को आप सम्मान पूर्वक स्वीकार करें, और अगर वो किसी कारण से नाराज है तो ये पीड़ादायक स्थिति है राजग के लिए भी, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। हम भारतीय जनता पार्टी के 1996 वाले साथी नहीं है जी, 1996 वाले साथी नहीं है, 1984 से साथी है हम लोग। और शिवसेना ने पहले हिंदुत्व को लिया है, बट भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर में 1989 तो है ही नहीं। बट प्रेम शुक्ला जी, सुधांशु जी ये कह रहे हैं पूरी तरह से अटल जी आडवाणी जी के नेतृत्व वाले प्रखर राष्ट्रवाद का, भारतीय चिंतन का, उसके आधार पर है, इसलिए आडवाणी जी की राय को महत्व मिलना चाहिए, आडवाणी जी के नेतृत्व को माना जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, सुधांशु मित्तल ये कह रहे हैं कि भाई लालकृष्ण आडवाणी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, इसलिए वो चैप्टर तो खत्म हो गया। क्या अभी भी शिवसेना के दिमाग में कोई हमारी तरफ से भी खत्म है, खत्म हो गया? तो यही कह रहे थे खत्म होना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी आते तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको? नरेंद्र मोदी आते तो भी कोई दिक्कत नहीं? नरेंद्र मोदी का तो अभिनंदन किया, आपने अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को शिवसेना अस्पृश्य नहीं मानती, बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी को जब भारतीय जनता पार्टी में विरोध था तब भी शिवसेना उनके साथ खड़ी थी। बिल्कुल। सुधांशु मित्तल जी, ये जो सवाल है, कुछ सवाल सिर्फ विचारधारा को लेकर नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं, कुछ सवाल इस बात को लेकर भी है कि भाई नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उससे लोगों को तकलीफ है, उसी की तकलीफ को लेकर लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी चिंता जाहिर की है पार्टी के अंदर को लेकर। क्या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत नजर आती है? आशुतोष जी, पहले तो शिवसेना का मैं बतला दूं जी। देखिए, हमारे सबसे पुराने अगर गठबंधन के कोई सहयोगी हैं और साथी हैं, वो शिवसेना है। हमारा और उनका जो गठबंधन है वो इतना सुदृढ़ और इतना मजबूत गठबंधन है कि उसमें कोई दिक्कत कभी आएगी मुझे तो इसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, तो उसकी बात ही छोड़ देते हैं। जहां तक आडवाणी जी का है विषय, उन्होंने अपने पत्र में या कहीं भी किसी अभिव्यक्ति में नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहा है। जब तक वो कुछ कहते नहीं है तब तक उनका नाम लेके ये बातें करना कि खत्म कर दिया ना, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग चेंज करना है, ये सही नहीं है। वो चैप्टर मैं सिर्फ हाँ, वो खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं जी। देखिए, मैं गठबंधन सहयोगी अपने जनता दल से भी एक अपील करना चाहता हूं। आपकी भावनाओं का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमें सब भावना से अवगत है जी। मेरा कहना है कि चीजें जब तक हो ना जाए उससे पहले हम चीजों के बारे में प्रिएम्प्टिव करके हम लोग अलग अलग बयानबाजी मतलब आपके कहने का मतलब ये जब तक उद्घोष ना हो जाए तब तक जेडीयू जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे। देखिए, प्रश्न मैं खुद चाहता हूं कि सूबियों बहस में ये बातें नहीं आए। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे एक बात, बिल्कुल आशुतोष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी हाल के दिनों में इनके एक राष्ट्रीय महासचिव पटना है, उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को एक राज्य के मुख्यमंत्री का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए, ये उनकी जरूरत है। बिहार में एक उपचुनाव आप हार गए हैं, आप बगैर उनके नहीं चल पाएंगे। ये कई राज्यों में चुनाव हारे, हमने इनको नसीहत नहीं दी, हम एक उपचुनाव हारे उसके साझेदार ये भी हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि आप स्वीकार कर लीजिए, अब विरोध करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इनके एक राष्ट्रीय सचिव ने एक पैनल डिबेट में ही कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि हमारी सीटें बहुत बढ़ रही हैं, आप जाना चाहते हैं तो जाइए। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा कि अपने गठबंधन के सहयोगियों को, जिनके बल पर कांग्रेस के कुशासन से देश में आपको लड़ना है और मुक्ति दिलानी है, आप उनको बारी बारी से जय हिंद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाइए, रास्ता तलाशिए, हम अकेले अपना सफर तय कर लेंगे। ये सुधांशु मित्तल जी अनैतिक भी है, ये अनैतिक भी है। राजीव सुधांशु मित्तल जी, सर मैं आपकी बात समझ गया, माफ करिएगा, आप दोनों आदमी मुझे रोकना पड़ेगा इस वक्त हमारे, क्योंकि हम बहुत कम वक्त बचा। राकेश सिन्हा और शरद प्रधान हमारे साथ लगातार बने। शरद जी, ये जो पूरी बातचीत हो रही है, क्या आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि भाई डिस्कॉर्डेड नोट है इसमें, यानी जेडीयू का बीजेपी के साथ रहना लगभग असंभव सा नजर आ रहा है? नहीं, मुझे तो ये जी बोलिए। मुझे तो ये लगता है कि ये जेडीयू ये कहना चाह रही है, एक तो आडवाणी जी को
अटल जी की जगह पे स्थान पे रख करके ये कहना चाह रहे हैं कि अटल जी की इमेज और अडवाणी जी की इमेज सेक्युलरिज्म में एक जैसी है, तो बड़े ताज्जुब की बात है अगर इनको ऐसा लगता है। अडवाणी जी एक हार्डलाइन हिंदुत्व नेता की वजह से राइज करे, उन्होंने उसी तरह पार्टी को बिल्ड किया। आज नरेंद्र मोदी उससे ज्यादा हार्डलाइनर के रूप में इमर्ज कर गए, इसलिए अडवाणी जी साइडलाइन हो गए। दूसरा देखिए, एक चीज और मत भूलिए, इस पूरे प्रकरण में एक बात को आप इग्नोर कर रहे हैं कि ये संयोगवश है या क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन नहीं, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया है, मैंने किसी दूसरे राजनेता का नाम नहीं लिया। रहते हैं तो दो नेताओं में कुछ लड़ाई हो जाती है। यूपी में जब वो थे, जब सपा सलार थे वो, तब वहां पे कल्याण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी में बड़ी जंग हो गई थी। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आज नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी का जो आज सबसे बड़े नेता है अडवाणी, उनमें जंग हो गई है। इस पे भी जरा गौर करके देखें आप। ये मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं है। अब वो इतिहास इस पे गौर करेगा, लेकिन मुझे राकेश जी फाइनल पॉइंट आपसे कि किस दिशा में आप बीजेपी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? क्या वो अपने आप को गठबंधन के लिए अनुकूल पाएगी या आने वाले दिनों में बीजेपी को अकेले अपने दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा और उसी में उसका विस्तार होगा? देखिए, बीजेपी के पास दो रणनीति होनी चाहिए। एक तो अपनी सामर्थ्य में विस्तार करे, और जब तक कोई पार्टी अपने सामर्थ्य को नहीं बढ़ाती है वो कोalition पॉलिटिक्स और देश दोनों के लिए घातक होता है। दूसरी बात कि जितना हो सके एनडीए का विस्तार करे। मुझे लगता है कि जनता दल यू को भी पुनर्विचार करना चाहिए, और किसी एक राजनीति में कोई फाइनल वर्ड नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक ही शब्द है, बीती ताही विसारदे ले आगे की, सूद ले आगे की। अब तो पिछली बातों को भूलकर अभी तो सिर्फ है कि जो देश में मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। गवर्नेंस का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, और देश को स्थिर सरकार देने का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को इन तीन मुद्दों को लेकर आज एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। बिल्कुल एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, और नरेंद्र मोदी एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स में काफी लोगों को